हेलो एवरीवन। तो पिछले सारे वीडियो में हमने देखे थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम देखेंगे उसके आने वाले क्वेश्चन। तो मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड ब्लू इट्स पीएच लाइकली टू बी। मतलब क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस, लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है। ठीक, क्या होता है? ये इंडिकेटर होता है। अब ये क्या कह रहा है? ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। रेड से किस में कर रहा है? ब्लू में। तो एक बात तो हमेशा याद रखना, बी फॉर बेस, ठीक है, और बी फॉर ब्लू। अगर आपका लिटमस किस में टर्न हो रहा है? ब्लू में टर्न हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो बेस होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब ये किस में टर्न हो रहा है? ब्लू में। तो ये बताओ pH1 किसका होता है? pH1 हमेशा एसिड का होता है। ठीक है, देखो pH स्केल क्या होता है? ये होता है ना, यहाँ से 0 से लेके 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। हमने सबने पढ़ा है, पूरे चैप्टर में यही था। ठीक, 14 क्या होता है? ये बेसिस होते हैं, यहाँ पे पूरे बेस होते हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये एसिड होता है। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 न्यूट्रल, बाकी फिर 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो ये जो होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखो 7 के जो पास हैं वो होते हैं वीक बेस। सेम ऐसे ही होगा, जो 7 के पास जिसकी वैल्यू लाई कर रही है एसिड में, वो होंगे वीक एसिड। ठीक, और उससे अगर दूर कर रही है तो वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग में क्या आ गया? 1 से 3 तक आ गए स्ट्रॉन्ग, बाकी के वहाँ कहाँ तक? 6 तक हो जाएगा क्या तुम्हारा? वीक। ठीक, और बाकी सेम ऐसे यहाँ पे से क्या हो जाएगा? 14 वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, कहाँ से? 12 से 14 तक क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी के वहाँ तक हो जाएंगे वीक। ठीक, समझ गए बात? चलो बहुत अच्छे, तुम्हें स्केल पढ़ के आओ। ये 1 क्या है? 1 है एसिडिक। देखो 7 से कम है 4, ये भी एसिडिक। 7 से कम है 5, ये भी एसिडिक। ठीक है ना, ये तीनों एसिडिक हैं, सिर्फ एक बेस है, ये है बेस। और हमने क्या बोला था? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो कलर कौन सा दे रहा है? ब्लू, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वो? आ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल। क्रस्ड एग शेल मतलब कि ये बोल रहा है CaCO3। ठीक है, ये याद रखना। टू गिव्स गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, अब देखो वाटर, लाइम वाटर मिल्की, ये मिल्की कौन करता था? हमेशा CO2 करता था। तो चलो अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं एक बार। समझ लो, ये है, इनने ऑप्शन दिया NaCl, तो चलो पहले करके देख लें। CaCO3 के अगर हम रिएक्शन NaCl के साथ कराएंगे तो ये क्या देता है? ये देखो Na ये देगा, ये क्या देगा? 2CO3 प्लस ये बना लेगा सॉल्ट, ये क्या बनाएगा? CaCl2। ठीक है, तो ये तो सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में, क्योंकि ये सॉल्ट है, वाटर में ये होता है सॉल्युबल। ठीक है, तो ये मिल्की तो देगा नहीं, ये मिल्की सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, ये मिल्की सॉल्यूशन नहीं देगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद चलो बाकी का अपन ने पढ़ा ना कि सोडियम, लिथियम और ये एक ही जैसे सॉल्ट बनाएंगे, इन सब की रिएक्शन एक ही होगी। देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CaCO3 के साथ, तो एक क्या देगा? एक तो ये दिया तुम्हारा Na2CO3। ठीक है, दूसरी हम कराते हैं, ये क्या देगा? Li2CO3, और ये क्या देगा? K2CO3। ठीक है, सेम बनेगा इन सब में क्या बनेगा? देखो ये C और इन सब में Cl ऑलरेडी है, ये देखो ये Cl और ये Cl और इसके पास भी Cl था, ये क्या बनाएगा? CaCl2। ये इनका सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ देगा नहीं। ठीक है, ये टर्न नहीं करेगा मिल्की, क्योंकि ये सब क्या होंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे किसमें? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में अगर सॉल्युबल हो जाएंगे तो वो क्या होगा? जो सॉल्यूशन है तुम्हें एक ही जैसे दिखेगा, मिल्क नहीं दिखेगा। अब देखो, अब तुम्हारा बचा ये HCl में देखो क्या है ये सब जब ऑप्शन नहीं है तो आंसर HCl हो गया। लेकिन हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि CaCO3 की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? देखो ये बनाता है वाटर, ये बनाएगा क्या? वाटर, ये बनाएगा
CO प्लस, ठीक, ये बनेगा CO2, ठीक। अब क्या बनेगा तुम्हारा CaCl, फिर से बना दो CaCl2, ये देखो ये बनेगा। और जो CO2 है क्या करेगी, वो रिलीज होगी, तो इसके ही कारण जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया HCl, ठीक है। बहुत अच्छे, ये अपन ने पढ़ के आए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन में ऐसा होता है, ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर, एक बार फिर से पढ़ना चैप्टर तुम लोग ये वाला, ठीक है। बहुत अच्छे, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। 10 ml क्या है, NaOH का है सॉल्यूशन, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ये किसमें, 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो जो 8 ml का मतलब 8 ml HCl का जो सॉल्यूशन है, ये किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, 10 ml NaOH को, ठीक है। ये देख लिया हमने। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक, अगर हम इसका 20 ml लेते हैं, ठीक है, 20 ml लेते हैं, द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, तो HCl हमें कितना लगेगा, हमें ये निकालना है, ठीक है, कितना HCl लगेगा। तो देखो हम इसको पहले किस तरीके से देख सकते हैं, इसको हम रेशियो के तरीके से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 8 रेशियो NaOH है, 8 रेशियो 10 है, ठीक है। मतलब ये NaOH है तुम्हारा, NaOH है तुम्हारा, और ये वाला HCl है 8 वाला, ठीक है। तो इसको हम सिंपली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4:5। तो जो पहला वाला सॉल्यूशन है तुम्हारा, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है जो कि गिवन है, ठीक, जो कि गिवन है, वो किस फॉर्म में है, 4:5 में। अब हम देखते हैं कि इनमें से ये रेशियो कौन सा फॉलो कर रहा है। चलो ये देखते हैं, 4 ml 20 के लिए, 20 गिवन है, 4 ml 20 के लिए, तो ये कितना आएगा, 2:5, 2:10 आएगा ये। और फिर इसको फिर से काटोगे तो क्या आएगा, ये 1:5 आएगा। तो ये फॉलो कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है, ये पहला था तुम्हारा। उसके बाद दूसरा क्या है तुम्हारा, 8 ml, 8 किसके साथ, 20 के साथ, ठीक है, 8 आएगा 20 के साथ। अब इसको तुम फिर से सिंपल फॉर्म में काटो, ये क्या आएगा, 4:10, फिर आएगा क्या, ये फिर से कर सकता है ये 2:5। तो ये इसका सिंपलर फॉर्म है। ये फॉलो कर रहा है क्या, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ना ये फॉलो कर रहा है, ना ये फॉलो कर रहा है। चलो अब 12 वाला देखते हैं हम। 12 वाला क्या है, 12 20। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे तुम, पहले आएगा ये 6, फिर होगा 10, फिर होगा 3:5 इसका सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अब बचा एक ही आंसर 16, तो ये हो सकता है राइट हो। चलो देखते हैं हम, 16 20, तो ये पहले किस में जाएगा, 8 10 में, ठीक है। और अब इसका रेशियो क्या होगा, देखो ये 4:5, 4:5 फर्स्ट भी था, 4:5 सेकंड भी है, तो क्या ये दोनों सेम रेशियो है। तो 16 ml हमें HCl लगेगा, 16 ml HCl हमें लगेगा 20 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया 16, समझ गए। ये देखो ये सिंपल फॉर्म कैसे निकाला है मैंने, देखो 8 ml था ना, 8 ml 10 के साथ, तो इसको कुछ नहीं किया, रेशियो में लिखा है, इसको 2 से पहले काटा तो ये आया 4, तो ये आया क्या, ये 20 है, यहाँ पे 10 आया, फिर 2 से काटा तो 2 आया, फिर ये 5 आया, तो ऐसे निकला है 2:5। ऐसे ही बाकी के सब भी निकाल लें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला और डी जो है 16 ml वो फॉलो कर रहे हैं कैसे, सेम रेशियो, 4:5, 4:5। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये वाला आंसर हो गया। समझ गए ये बात, किया है ना, साथ में करना तो आ जाएगा। तो चलो अब हम करते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन तुम लोगे, ये क्वेश्चन है। देखो अब क्या है वो, पहला है एंटीबायोटिक। देखो तो सबके साथ टाइप देख लो क्या होता है, एंटीबायोटिक होता क्या है, एंटीबायोटिक क्या होता है, ये हमारा जो प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको किल करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उसको रोकता है, ठीक। अब ये क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, ये जो रिड्यूस करते हैं पेन, जो आपको पेन होता है ना, रिड्यूसेस पेन, ठीक है, मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस द पेन, ठीक है, पेन को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है।
अब एंटासिड क्या होता है, नाम में ही एसिड है, एसिड क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा तुम्हारा जो तुमको हार्ट बर्न हो रहा है, जो तुम्हारा जो पेट जलता है, जो इंडाइजेशन हो रहा है, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस इन डाइजेशन या फिर रिड्यूस हार्ट बर्न। और इसको और लिख सकते हो, और न्यूट्रलाइज द एसिड। वो कहाँ का एसिड, आपके स्टोमक का। स्टोमक में जो एसिड होता है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, स्टोमक में होता है HCl। उसका pH रेंज क्या है, 1 से 3 तक, ठीक है। ये होता है हमारे अंदर एसिड, तो इसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन न्यूट्रलाइज करते हैं, एंटासिड, ठीक है। एंटासिड वो करता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि इनो ले लो, इनो इज द एग्जाम्पल, ठीक है ना, इनो इज द एग्जाम्पल। और एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो तुम स्किन पे लगाते हो जब तुम्हें कुछ वुंड हो जाता है या तुम्हें जब कुछ लगता है, ठीक है ना, तो उसको हील करने के लिए तुम क्या करते हो, वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होना, ठीक है, तुम इसलिए लगा लेते हो ना उसको। जैसे एग्जाम्पल डेटॉल है तुम्हारा, डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक है। उसको जब तुम लगाते हो हाथों पे, ठीक, तो क्या करता है, वहाँ के जो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ हो रही होगी वो उसको कम कर देगा, ठीक, उसको रिड्यूस कर देगा। वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने का काम करेगा कौन, एंटीसेप्टिक। तो ये समझ गए। एक और होता है, एक और देख लो, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक क्या करता है, ये तुम्हारा क्योर करता है ड्रग, ड्रग मतलब दवाई, वरना गलत मत सोचना, ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस द फीवर। फीवर या तुम्हारा क्या, जो टेम्परेचर तुम्हारा हाई है बॉडी का, उसको रिड्यूस करने के लिए कौन यूज होता है, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक का मतलब ही टेम्परेचर होता है, ठीक, पायरेटिक का मतलब ही टेम्परेचर होता है, तो उसके लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरासिटामोल, सबने पढ़ा है। अच्छा ये बताओ, एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो पूरे कोविड में यूज हुआ है वो कौन सा है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक। और पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी जो निकली थी, वो कौन सी थी, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है ना, ये तो याद रखना। अब बताओ एनाल्जेसिक में कौन सा यूज होता है, मॉर्फिन यूज होता है, ठीक। एंटासिड का बता दिया, और एंटीसेप्टिक आप तो देखते ही रहते हो, कौन सा डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सब एंटीसेप्टिक में आजकल आ गए। तो ये सब थे हमारा, ये वाला क्वेश्चन था हमारा 4th। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राइट द वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो ये बैलेंस द रिएक्शन वाला जो भी पार्ट है ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। जिनने नहीं पढ़ा है वो वापस जाके देखे, वरना अपनी बुक को देखे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो पहला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Zn के साथ। तो ये क्या देगा भाई, ये क्या देगा, ये देगा ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर, ठीक है। अब ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये यहाँ पे क्या किसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, एक ही डिस्प्लेस हुआ ना। ये कौन सी रिएक्शन है ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे Zn था, यहाँ पे H2 हो गया, इसकी जगह पे ये आ गया, ये कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बैलेंस है क्या, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, एक Zn है, एक Zn है, और SO4, ये बैलेंस है रिएक्शन। तो ये तुम्हारा था फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, ठीक। देखो क्या है, HCl डाइल्यूट फॉर्म DL से लिखते हैं, ठीक है, DIL से लिखते हैं, डाइल्यूट फॉर्म प्लस Mg, तो ये क्या देगा, ये बनाएगा Mg की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2 गैस बाहर, ठीक है। अब बताओ इसको बैलेंस करो, Mg 1 है, Mg 1 है, Cl 2 हो गए, इधर 1 है, इधर H2 2 हो गए, इधर 1 है। एक काम करो, इधर 2 लगा दो, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस, ठीक। तो ये तुम्हारी 2 हो गई, ये तुम्हारी सेकंड हो गई। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर, इधर ही लिख देते हैं। देखो H2SO4 प्लस किसके साथ कर रहा है, एल्यूमिनियम, सिंबल क्या है, Al। तो ये क्या बनाएगा, Al की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। देखो अब Al, ठीक, 2, SO4 की वैलेंसी 2, तो ये क्या बनाएगा, SO4 होल थ्राइस, 3 होती है ना। देखो भाई कुछ मत करो, यहाँ पे होती 3, ऐसे लिखो, Al की वैलेंसी होती है 3, SO4 के साथ जाएगा, SO4 की होती है कितनी, 2 माइनस, तो इन दोनों को इधर, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ये क्या बनाएगा, Al2SO4, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा है, वरना इधर इंटू कर दो तुम, 12 कर दो, यहाँ जाएगा 3, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 है SO4, ठीक है, इसलिए लिखा, वरना तुम 12 कर दो इधर, ठीक। ये हो जाएगा क्या, Al2SO, अब क्या निकलेगा बाहर, फिर से H2 गैस तुम्हारी बाहर, ठीक। अब इसको बैलेंस करो,
Al यहाँ पे कितने हैं, 1 है, ठीक, यहाँ पे 1 Al है, ओ यहाँ पे 2 Al है, यहाँ पे 1 है, ठीक, तो यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे लगा दिया हमने 2। अब SO4 कितने इधर, SO4 कितने 3, इधर कितने हैं 1, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ 3 लगा दो, ठीक, ये होगा 3SO4, यहाँ 3SO4, H2 कितने होगा 6, एक काम करो इधर 3 लगा दो, तो ये हो जाएगा 3H2, ये होगा 6, ठीक, तो ये होगा तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन, ठीक, ये तुम्हारी बैलेंस हो गई। अब हम आते हैं किस पे, फोर्थ पे आते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब फिर से भाई ये वाला, ये क्या आएगा, डाइल्यूट HCl प्लस किसके साथ कराना है, आयन के साथ, Fe की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, FeCl2, ये देखो ये Cl और ये FeCl2 प्लस फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है। अब इसको फिर से रिएक्ट कर, फिर से करो बैलेंस, ये वाली तुम लोग करके दिखाओ किसके जैसी है, ये अभी करा था हमने, इसके जैसी है ये वाली, अब तुम लोग बैलेंस करो क्या आएगा इधर, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या कह रहा है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid, ठीक, describe an activity to prove it। इसमें क्या कह रहा है, जो एल्कोहल है, एल्कोहल क्या कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम है ये मैथेनॉल, ठीक, मैथेनॉल है, और एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, होता है उसमें 6 कार्बन, 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर होता है कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तीसरा कार्बन बस घूमा रहता है, तीसरा कार्बन में H इधर आएगा, OH इधर रहेगा, बाकी पूरा सेम, OH यहाँ H, ये OH, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेंगे 2H और एक तुम्हारा OH, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये याद रखना। इसमें सिर्फ ये वाला कार्बन ओरिएंट रहता है, ठीक है, ये वाला कार्बन ओरिएंट रहता है, ये होता है एल्डिहाइड, और ये है तुम्हारा कौन सा, ये कौन सा ग्रुप है, OH, ये है अल्कोहल, ठीक है। इन सब में भी हाइड्रोजन है, ये देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है। तो ठीक है, आप ये बताओ, एसिड है, एसिड क्या करता है, एसिड हमेशा H+ आयन देता है, ठीक, एसिड जैसे HCl क्या करता है, ये H+ देता है और Cl- छोड़ता है, ये आयन के फॉर्म में टूटता है, ये H+ आयन दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है। तो ये इनने पूछा है कि ऐसा क्यों कि जो अल्कोहल है और जो ग्लूकोज है वो अपने हाइड्रोजन आयन होते हैं उनके पास, लेकिन वो एसिड नहीं होते। आप सुनो, जो HCl है ये हाइड्रोजन आयन दे देगा, बहुत इजीली दे देगा, ठीक है, तो इसलिए ये एसिड है। और जो अल्कोहल है और जो ग्लूकोज है वो अपने हाइड्रोजन आयन देते ही नहीं है, वो नहीं देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे, जो नहीं देंगे वो एसिड ही नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसलिए जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है वो क्या होते हैं, वो एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो HCl वगैरह हो गया, H2SO4 हो गया, वो H+ आयन देगा, इसलिए वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। अब देखो इनने क्या किया था, एक बार एक परफॉर्म किया था, ठीक, एक्टिविटी, यहाँ पे ऐसा एक बीकर लिया, एक बीकर ये लिया, ठीक है, इसमें क्या किया, इनने ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाल दिया किसका, HCl का, और प्लस किसके साथ, H2O के साथ, यहाँ पे डाल दिया उन्होंने ग्लूकोज का किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। अब क्या हुआ, इनको जब इनने कनेक्ट किया किससे, बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक, और यहाँ पे एक लगा दिया बल्ब, यहाँ पे लगा दिया बल्ब, इस पे कनेक्ट कर दिया, ठीक, सेम ऐसे ही किया कि बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक, और यहाँ पे लगा दिया इनने क्या, बल्ब लगा दिया, ठीक, यहाँ पे ये बल्ब है, ये समझ लेना, ये बल्ब है और ये भी बल्ब है, ठीक। अब क्या हुआ, जब इनने यहाँ से देखा कि जब इनको कनेक्ट कर रहे थे वो, ठीक है, इनको कनेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ से ये जो बल्ब है ये ऑन हो गया, ठीक, और जब इनको कनेक्ट किया तो ये जो बल्ब है ये ऑफ ही रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ के जो आयंस थे H+ आयंस और जो Cl- ये मूवमेंट शो कर रहे होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, वही रीजन है ना, वही रीजन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आयंस हैं ये मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। तो ये रीजन है कि HCl को अगर वाटर में डालो तो क्या तुम्हारा जो बल्ब है वो जला। अब इधर देखो, अब ग्लूकोज में क्या हुआ, ग्लूकोज को जब तुमने वाटर में डाला, ठीक, एक तो वो मिसेबल हो गया, वो पूरा मिल गया उसमें, ठीक है, लेकिन इसने अपने H+ आयन ही नहीं दिए, तो आयंस ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई, इसलिए ये जो बल्ब था वो हो गया तुम्हारा ऑफ। समझ गए, आप समझ गए इसका आंसर क्या है, ग्लूकोज और ये हाइड्रोजन, ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे,
ठीक है, बाकी जो एसिड हैं वो हाइड्रोजन आयन देंगे। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डज। ठीक है, जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, लेकिन रेन वाटर करता है। देखो अब इसमें डिस्टिल वाटर पूछा, डिस्टिल वाटर को डी और डब्ल्यू से लिख रहा हूं। डिस्टिल वाटर में क्या रहता है, आयंस प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ रेन वाटर में। रेन वाटर में क्या रहता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो आयंस हैं इनमें आयंस भी होते हैं। ठीक है, इनमें आयंस भी होते हैं। देखो जब रेन होती है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। अब रेन हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, क्लोरीन भी होगा। ठीक है, कई बाइकार्बोनेट भी होंगे। ठीक है, कई बाइकार्बोनेट भी होंगे जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इन सब के प्रेजेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होगी, कंडक्ट होगी। ठीक है, अगर तुम इस सबको क्या करो, रेन वाटर को लो, पानी जो गिर रहा है उसको तुम क्या करो, एक बीकर में लगा दो। ठीक है, यहाँ से तुम एक वायर डालो और यहाँ से अपनी उंगली डालो तो मजा आ जाएगा। समझ गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। समझ गए बात। अब क्या हो, अब तुम डिस्टिल वाटर लो, डिस्टिल वाटर में क्या लो, मिनरल्स लो। ये एक्सपेरिमेंट मत कर देना डिस्टिल वाटर के साथ। सर ने तो कहा था करंट नहीं लगता, सर लग क्यों गया। ठीक है, ऐसा मत कर देना, पता चला टैप वाटर भर के ले आए और डिस्टिल वाटर की जगह बाद में बोलो कि सर ने कहा था करंट नहीं लगेगा, हमें तो करंट लग गया। ऐसा कुछ नहीं करना। देखो डिस्टिल वाटर में क्या है, आयंस प्रेजेंट नहीं है। आयन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, वो फ्लो ही नहीं करेंगे। सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट, फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो कंडक्ट करेगा क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही तो भाई कंडक्ट कैसे करेगा। समझ गए बात। तो ये है इसका रीजन। अब ये बताओ डिस्टिल कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे तुमने एक ट्यूब लिया। ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब लिया, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, वाटर को हीट दे रहे हो। ठीक है, वाटर को तुमने इधर से हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा के तुमने हीट दिया तो क्या होगा, यहाँ से उसकी धीरे धीरे वेपर बनेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके जम जाएगा। ये जो वेपर है यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे लगा रहता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर यहाँ पे क्या करता है, कंडेंसर इसको करेगा कूल। ठीक है, तो जो वेपर बनी थी अगर जब वो कूल होंगी तो वो क्या बनेंगी, लिक्विड बनाएंगी। और यहाँ पे जाके एक लगा रहता है कलेक्टर। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है। वाटर किसके साथ प्रेजेंट है, बहुत सारे आयंस के साथ प्रेजेंट है। ठीक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ आयंस और मिनरल्स, I+M लिख दिया। ठीक है, आयंस और मिनरल्स। जब इसको तुम हीट करोगे तो जो आयंस और मिनरल्स हैं वो वहीं रह जाएंगे और जो सिर्फ वाटर है, ठीक है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, वेपर बनाएगा। तो वाटर इधर इधर धीरे धीरे चढ़ेगा, इधर। ठीक, अब क्या होगा, उसको जहां से भी जगह मिलेगी वो निकलेगा। यहाँ से हमने लगा दिया क्या, एस्केप वाला। यहाँ से आएगी वाटर वेपर जो है इसकी, वाटर वेपर यहाँ से आएगा। ये लगा है कंडेंसर, तो इसको करेगा कूल करेगा। तो जो वेपर है वो जब कूल होगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, वापस लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे जाके धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा डिपॉजिट। तो ये जो आएगा तुम्हारा, ये आएगा डिस्टिल्ड वाटर। समझ गए बात। तो ऐसे बनता है तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर। इसमें कोई आयंस और मिनरल्स नहीं है, लेकिन पहले थे। ठीक है, और रेन वाटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, ये समझ गए बात। बहुत अच्छी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। ये एसिड है, ठीक है, अगर हम इसको अब्सेंस में रखें वाटर के, ठीक है, तो वो एसिड बिहेवियर क्यों शो नहीं करता है, ये बताना। देखो भाई HCl है, इसको हम वाटर की प्रेजेंस में लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, अपना H+ देगा। यहाँ क्या बनाएगा, H3O+ बनेगा। ये कैसे बना, देखो H+ देगा, Cl- होता है, ये क्या होता है H2O, इसमें क्या होता है, एक H होता है और एक OH होता है। ठीक है, अब क्या होगा, एक आयन इधर आ गया तो ये क्या होगा, कितने हो गए, ये H3 हो गए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, इधर कितने हो गए, 3, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये बनता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जब भी ईएम पीछे आया तो समझ जाना कि पॉजिटिव चार्ज कहीं तो है। एल्यूमिनियम मेटल है, पॉजिटिव बनाता है। ठीक, लिथियम, सोडियम, समझ गई बात। जब भी ईएम पीछे हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। देखो अब यह नहीं रहेगा, अगर वाटर ही नहीं रहेगा
तो ये H प्लस किसको देगा, H प्लस किसको देगा, ये किसी को नहीं देगा ना। एक क्वेश्चन भी है एडिशनल बता दे रहा हूं कि जो HCl की गैस है, HCl की गैस है वो लिटमस को रेड टर्न क्यों नहीं करती, ठीक है। अब ये खुद बताओ तुम, भाई गैस है, गैस क्यों लिटमस को टर्न क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास H प्लस आयन ही नहीं है। H प्लस आयन में वो डिसोसिएट ही नहीं होगा, मतलब वो टूटेगा ही नहीं, तो क्या ये टर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें कि HCl है, ठीक है, अगर वाटर ही नहीं रहेगा, H2O ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या नहीं हो पाएगा, डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, ठीक, डिसोसिएट नहीं हो पाएगा तो ये अपनी प्रॉपर्टी ही शो नहीं कर पाएगा, H प्लस आयन ही नहीं दे पाएगा, H प्लस आयन नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है, एसिडिक बिहेवियर ही शो नहीं कर पाएगा। वो एसिडिक बिहेवियर क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो नहीं कर पाएगा, एसिडिक बिहेवियर नॉट शोन। समझ गए बात, ये था इसका कॉन्सेप्ट, समझ गए बात। हाइड्रोनियम आयन नहीं बन पाएगा, समझ गए ये, बहुत अच्छे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 सॉल्यूशन है ABCDE व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH एज 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। मतलब A जो है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो A है उसका है 4, A का है क्या 4, उसके बाद जो B है, B का है 1, जो C है उसका है 11 और जो D है उसका है 7 और जो आखिरी बचा E है उसका है 9, ठीक है। तो ये सब इसकी pH वैल्यूज हैं, pH वैल्यू है, ठीक है ये, और ये सब ABCD एलिमेंट है मान लो। अब सुनो क्या कह रहा है कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो सबसे पहले फिर से pH स्केल बनाओ अपने साइड में, यहाँ पे pH स्केल बनाओ, 7 बनाओ इधर, 7 क्या होता है तुम्हारा न्यूट्रल होता है, ठीक। 0 से क्या है 7, ये होते हैं एसिडिक, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बेस, कहाँ तक 14 तक, ये हो जाता है बेस। समझ गए बात, समझ गए, बहुत अच्छे, ये तो पता है तुम सबको। देखो अब क्या होगा, उसको क्या करना है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे हमें उसको अरेंज भी करना है। अब सुनो, जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कोई भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन बढ़ेगा, H प्लस बढ़ा तो क्या होगा, उसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा। और एसिडिक बिहेवियर कहाँ से होता है, pH 0 से 7 तक। तो इसका हम बोल सकते हैं कि जब एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा तो pH इसका कम होगा, pH इसका कम होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा तो pH वैल्यू हमेशा कम, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो जितना ज्यादा एसिडिक उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 से लेके 3 के बीच में, तो 0 से लेके 3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक। तो मतलब pH उसका कम आ रहा है ना, वैल्यू कम आ रही है ना उसकी, ऐसे समझ गए। अब देखो A का वैल्यू है 4, मतलब भाई ये एसिडिक है, ठीक, A का वैल्यू है 4। अब देखो हम इधर लिख लेते हैं सीधे कि कौन कौन से एसिडिक है। 7 से कम कौन कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है हमें, और 4 और 1 दिख रहा है। तो भाई 4 और 1 जो है तुम्हारे एसिडिक हैं, और 4 और 1 है कौन कौन से, एक A है और एक B है। A और जो B है, A और जो B है वो एसिडिक है। इसके सामने लिख लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है और वीक एसिड बताना है। चलो अभी तो ये देख लिया। इसके बाद C क्या है 11, D है 7, तो D क्या है न्यूट्रल। D अगर 7 वैल्यू pH की है तो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब C 11 है, C 11 है मतलब इधर कहीं होगा 11 इधर कहीं होगा, तो ये क्या है बेस है, ठीक। तो 11 क्या है तुम्हारा बेस। उसके बाद क्या है 9 है, 9 भी तुम्हारा बेस है, ठीक, 9 भी तुम्हारा बेस है। अब उसमें तुम्हें ये बताना है कि न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है भाई, D न्यूट्रल है, ठीक। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कौन सा है, अल्कलाइन मतलब होता है बेस, ठीक, अल्कलाइन होता है बेस प्लस वाटर, अल्कलाइन मतलब होता है बेस, ठीक। तो स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा है भाई, जो 14 के पास होगा, जो 14 के पास होगा वो होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अब सोचो 14 के पास कौन सा है, 11 पास में है या 9 पास में, 9 पास में है ना, 9 पास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन का 11। क्या कुछ भी सुनते हो, 11 पास में है ना 14 के, बहुत अच्छे। तो 11 किसका था, C का था, तो इस आंसर हो जाएगा C, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सीधे लिखा है, इसमें कोई अल्कलाइन वगैरह नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक वैल्यू क्या है pH 1, जिसकी जितनी कम वैल्यू उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक, ठीक है। तो pH 1, तो B हो गया क्या स्ट्रॉन्गली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन सा है, वीकली एसिडिक एक ही बचा 4, तो 4 क्या है A, ठीक, वीकली एसिडिक हो गया 4। अब वीकली अल्कलाइन मतलब अब वीक बेस कौन सा है, वीक बेस कौन बचा, अरे तुम्हारा 11 मतलब 9,
ठीक है ना, वो हम गलत बोले थे, जो हम नहीं बोले थे, तुम गलत समझे थे। 9 मतलब ये क्या है, इसका ई आंसर हो गया। समझ गए बात। देखो न्यूट्रल डी, स्ट्रांगली अल्कलाइन सी, स्ट्रांगली एसिडिक बी, वीकली एसिडिक कौन सा हो गया तुम्हारा ए, और वीकली अल्कलाइन कौन सा हो गया ई। अब क्या करना है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो तो एक का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद किसका होगा, 4 का होगा। उसके बाद किसका होगा, 7 का होगा ऑब्वियसली। उसके बाद किसका होगा, फिर 9 का होगा, और सबसे लास्ट में किसका होगा, 11 का होगा। ठीक है, अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दो। देखो ये क्या है, फर्स्ट किसका है, फर्स्ट है बी सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर है 4 मतलब ए ज़्यादा एसिडिक, फिर क्या है तुम्हारा 7 किसका है, डी का है, तो डी उससे ज़्यादा। उसके बाद क्या है तुम्हारा 9 किसका है, ई का, ई। उसके बाद तुम्हारा क्या रह गया, सी। ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑर्डर, किसका ऑर्डर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी। समझ गए ना, जो ज़्यादा एसिडिक उतना ही उसका कम पीएच, और क्या उतना ही उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा। समझ गए बात, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 10। देखो इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, इक्वल लेंथ है, आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। एक इसको टेस्ट ट्यूब ए में लिया है, ये है ए, ठीक है, और इसको ही एक लिया है किसमें, बी में। ये दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब ए। यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे क्या डाला है, ए में डाला है HCl। फॉर बोथ द HCl टू ए में डाला, वाइल एसिटिक एसिड CH3COOH, ये पता होना चाहिए। ठीक, CH3 इज ऐड किया है किसमें, टेस्ट ट्यूब बी में, इसमें ऐड किया। ठीक, द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स, दोनों एसिड के लिए, मतलब ये भी एसिड और ये भी एसिड, ठीक है, आर सेम। मान लो अगर इसका 10 ml लिया है, ठीक है, तो इसका भी 10 ml ही लिया होगा। ठीक है, ऐसा है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर्स मोर विग्रसली एंड वाई। ठीक, एंड वाई। अब देखो भाई, ये मेटल है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2 गैस बाहर। अब सुनो, ये HCl है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो Mg प्लस CH3COOH, यहाँ पे क्या होगा, ये H देगा। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन जो है वो इतने आसानी से नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते तो हैं लेकिन इतने आसानी से लिबरेट नहीं करते हैं, ठीक है, रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए वो होते हैं वीक एसिड। ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो बहुत ईजीली क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर देते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, किसमें, सॉल्यूशन में बनाते हैं वाटर के साथ। बहुत अच्छे याद करते हैं ना धीरे धीरे। अब क्या होगा, ये जब टूटते हैं ना, देखो CH3 में क्या होता है, जब CH3 टूटता है, CH3COOH जब टूटता है तो ये क्या देता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इधर भी आती है, ये इधर भी जाती है। ठीक है, रिवर्सिबल में ऐसा एरो लगता है, एक ऐसा लगता है, एक ऐसा लगता है। ये होता है क्या, फॉरवर्डेड, ये होता है बैकवर्ड एरो। ठीक, फॉरवर्डेड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, आयन कहाँ टूट रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूट रहा है ना आयन, तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वीक होती है। और जो एसिटिक एसिड ना, वो हमेशा आना चाहता है किसमें, अपने एसिटिक एसिड फॉर्म में। जो आयंस हैं, ठीक, जो आयंस बने हैं वो उस फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, वो अपने कंपाउंड फॉर्म में रहना चाहता है। कंपाउंड कौन सा, एसिटिक एसिड। तो ये वाला जो है, ये वाला जो एरो है, ये ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, स्ट्रांग रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा वीक एसिड। होगा नहीं अगर, ठीक है, होगा नहीं अगर, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी ही शो नहीं करेगा। जब प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो वो हो जाएगा क्या, वीक एसिड। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे। अब सुनो, इनने क्या बोला है कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर्स मोर विग्रसली। ठीक है, कितने जल्दी से फिजिंग होती, मतलब वो वाइब्रेट वगैरह होगा, कितने जल्दी से गैस निकल जाएगी वो बताना। अब सुनो, HCl क्या करेगा,
बहुत जल्दी बना लेगा कंपाउंड, H प्लस आयन दे देगा, यहाँ पे विग्रसली निकलेगा H2। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बनेगा तो जरूर, क्या बनेगा यहाँ पे CH3COO, Mg जुड़ेगा इससे, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है उसकी, 2 होती है, ठीक है, तो ये होगा 2 प्लस H2 निकलेगा, लेकिन बहुत ही स्लोली 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 स्लोली, समझ गए, स्लोली स्लोली निकलेगा, तो रिएक्शन तो बहुत ही स्लो होगी, बहुत स्लो होगी, तो क्या विग्रसली होगी ना, विग्रसली मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी किस में हो रही है, इसमें हो रही है MgHCl वाले में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो टेस्ट ट्यूब किस में डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl में डाला था, यहाँ पे जो है रिएक्शन कौन सी होगी, फिजिंग ऑकर होगी भाई इसमें, और ये जो गैस है वो बहुत ही मतलब विग्रसली निकल जाएगी, किस क्या बाहर हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी बाहर, समझ गए। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, आंसर हो गया तुम्हारा टेस्ट ट्यूब ए, समझ गए बात। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो हाइड्रोजन आयन जल्दी देगा, हाइड्रोजन आयन जल्दी देगा तो रिएक्ट करने के बाद जो गैस है वो भी जल्दी निकलेगी, ठीक है। जो वीक होगा तो उसमें तो हिम्मत ही नहीं है भाई कि वो हाइड्रोजन आयन दे दे, नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, सहम के देगा, तो क्या होगा, रिएक्शन भी बहुत स्लो होगी, ठीक है, बहुत स्लो होगी ना रिएक्शन। तो ये था इसका रीज़न। अगर टेस्ट ट्यूब ए में डाला है बहुत जल्दी निकलेगा क्योंकि उसमें HCl है, टेस्ट ट्यूब बी में डाला है उसमें क्या है, एसिटिक एसिड है, तो बहुत स्लो निकलेगा, समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, जो मिल्क का जो pH है क्या है, 6 है, ठीक है, इसका ये pH। अब सुनो, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड, जब दूध से दही हो जाएगा, दिमाग का नहीं सॉल्यूशन का, दूध से जब दही हो जाएगा तो pH पे क्या फ़र्क आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अब सुनो, जो मिल्क है वो तो अभी क्या है, थोड़ा सा एसिडिक है, बस थोड़ा सा एसिडिक है, मतलब ये थोड़ा सा अल्कलाइन भी है, मतलब ये न्यूट्रल के पास में है, ठीक। तो इसका थोड़ा सा एकदम क्या है, वीक है। अब सुनो, अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, कर्ड में, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक। अब जब लैक्टिक एसिड है भाई, जब एसिड है तो जो pH है वो किधर लेके जाएगा, वो अगर ये लैक्टिक एसिड है तो वो pH किधर लेके जाएगा, pH वो लेके जाएगा 0 तक, 0 के साइड, ठीक है, टूवर्ड्स द 0, ठीक है। तो ये है तुम्हारा pH स्केल 0, 7, 14, ठीक है, इसका अभी 6 है इधर। जब इसमें लैक्टिक एसिड और बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड और बनना स्टार्ट होगा तो वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, वो जाएगा 0 की तरफ। तो pH में क्या फ़र्क आएगा, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक, एक्सप्लेन योर आंसर हमने वो कह रहे हैं। तो pH में क्या फ़र्क आया, जो pH है वो इसका क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, मतलब pH क्या होने लगा, एसिडिक होने लगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। कर्ड का pH कम होगा, जो उसका किससे कम होगा, मिल्क से कम होगा, ठीक है, समझ गए ना। मतलब दूध से जब दही पे आओगे तो उसका pH कम होगा, ठीक है। अभी तुम दूध के स्टेबल हो एकदम, तुम्हें किसी ने परेशान नहीं किया है, अब तुम्हारा दिमाग का दही कर दिया उसने, तो अब तुम बहुत अजीब हो गए हो, अब तुम क्या देना चाहते हो, क्या चाहते हो, H प्लस आयन देना चाहते हो। H प्लस आयन जो देता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, समझ गए, ऐसे भी समझ सकते हो। चलो बहुत अच्छे। अब हम आ गए किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, पानी नहीं मिला रहे हैं, वो बेकिंग सोडा मिला रहे हैं, टू अ फ्रेश मिल्क, ठीक है। मिल्क के अंदर वो उनने मिलाया है बेकिंग सोडा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अभी, बताना, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग को पढ़ो वोकिंग, हम क्या बोलते, नहीं है कोई, ना है कोई, ठीक है ना, बोकिंग ना है कोई, ठीक, नहीं है कोई, बोकिंग नहीं है। सुनो अब क्या रह रहा है, वो कह रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। उनने जो pH को शिफ्ट क्यों करा, क्या मिला के, बेकिंग सोडा मिला के, वो बताना है। व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, अगर तुम यही ऑप्शन पढ़ लोगे ना सेकंड वाला, तब तुमसे बनना जाएगा। देखो इसका आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर क्या है, देखो उसका pH होता है कितना, मिल्क का pH होता है 6, अब उनने क्या मिला दिया, बेस मिलाया तो कहाँ जाएगा pH बढ़ेगा तो किसके साइड जाएगा, वो जाएगा 14 के साइड, वो 14 के साइड जाएगा। तो pH मान लो अभी हो गया, उनने मिलाया जब, तो मान लो वो pH हो गया, कितना हो गया, वो हो गया 9 हो गया वो pH, ठीक है, ये हो गया 9। अब ये बताओ, जब वो कर्ड बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो स्टेप होगी वो एकदम स्लो जाएगी ना, क्योंकि कर्ड क्या है,
कर्ड थोड़ा एसिडिक होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है ना उसमें, लैक्टिक एसिड होता है। तो सुनो, जब यहाँ से 9 है अभी, जब लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट होगा वो बहुत स्लो बनेगा, उसको 9 से पहले 8 पे जाएगा, 8 से फिर 7 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगा? एसिडिक होता जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस तो स्लो होगी, ठीक है। और उनने क्यों डाला था बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा उनने क्यों डाला था? क्योंकि वो कर्ड में कन्वर्ट ना हो भाई, कर्ड में उन्हें कन्वर्ट नहीं करना है, उन्हें दही नहीं बेचना है, उन्हें क्या बेचना है? उन्हें दूध बेचना है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए उनने डाला था बेकिंग सोडा, ठीक है। और दूसरा वाला आंसर भी दे दिया है, वाई डज दिस मिल्क टेक्स, ये जो मिल्क है अभी जिनने जब बेकिंग सोडा डाल दिया है तब का मिल्क, ठीक है, मतलब 9 pH का, ये टाइम क्यों लेगा कर्ड बनने में? भाई जब 9 pH है, कर्ड बनेगा, थोड़ा एसिडिक करेगा, तो 9 से 6 तक जाने के लिए, मतलब नॉर्मल पे जाने के लिए उसे बहुत टाइम लग जाएगा। उसके नॉर्मल के बाद जाएगा वो किस पे? 6 से मान लो 5 पे गया, ठीक, 6 से मान लो 4 पे गया। तो भाई देखो 9 से 4 पे जाने के लिए उसे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और जब वो मिल्क मिला रहे थे तब pH कितना था? 6। तो 6 से 4 पे जाने में टाइम नहीं लगेगा, 9 से 4 पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। समझ गए बात? इसलिए उनने बेकिंग सोडा मिलाया, समझे? ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो भाई? उनका pH मिलाने के बाद हो गया था 9 हो गया था, तो 9 से एसिडिक में जाने के लिए क्या हुआ? टाइम बहुत ज़्यादा लगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए ये स्लो प्रोसेस हुई है, इसलिए ये प्रोसेस स्लो हुई, ठीक है। और बाकी इनने मिलाया क्यों था? क्योंकि भाई कन्वर्जन को रोक सके, कन्वर्जन को रोक सके या प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट क्या कर सके? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक। तो ये था इसका आंसर। बहुत अच्छे, समझ गए बात। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है वो। देखो इधर आओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस में रखते हैं? मॉइस्चर कंटेनर, मतलब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, जहां पे मॉइस्चर ना आ सके उसमें रखते हैं। क्यों? ठीक है, हमें बताना है क्यों रखते हैं। सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले फॉर्मूला, प्लास्टर में क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, PARIS, ठीक है, ऐसे लिख लेना, अच्छा पड़ेगा। देखो प्लास्टर में क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। और क्या होता है? SO4 फॉर्मूला होता है, ये वाला S इधर S ऐसे लगा लेना, ठीक है, याद करने का। अब देखो जो ऑफ है उसको पढ़ना हॉफ, हॉफ से याद रखना हाफ, ये होता है H2O। तो ये होता है फॉर्मूला किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है। अब सुनो, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट इसका होता है ये नेम, केमिकल नेम ये होता है। सुनो, अब जब इसको तुम देखो, अगर मॉइस्चर टाइट कंटेनर में नहीं रखा तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मॉइस्चर है, तो मान लेते हैं इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक। तो ये क्या होगा? ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4.2H2O। समझ गए ये बात? ये हो जाएगा सीधा का सीधा कन्वर्ट। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे? जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है? थोड़ा सॉलिड होता है। तो जब अगर देखो, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, और उसके थोड़े से मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको हटाते हैं हम, तब बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जो हमने मॉलिक्यूल हटाए थे, अब तुम बोल रहे हो कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीधे रख देते हैं, तो मतलब तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि हम मॉइस्चर में ही रख देते हैं किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो वो फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। जिप्सम क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म, और वो क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है, थोड़ा सॉलिड होता है वो, तो वो बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में। तो वो आपके लिए कोई काम में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं इसको हम। समझ गए आप? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। चलो सुनो, देखो, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है हमें वो बताने हैं, और उसके 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रल कहाँ पे आता है? एक एसिड और बेस के बीच में आता है, तब आता है वो न्यूट्रल। सुनो आप, देखो, ना इसमें एसिड की प्रॉपर्टी होती है ना इसमें बेस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, मतलब जैसे कि H2O है,
ठीक, H2O H प्लस भी होता है इसमें और OH माइनस भी होता है। चलो ये सब बात है बाद में। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्ट और वाटर, ठीक, ये बनाता है वाटर। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एसिड था, जो एसिड रिएक्टेंट साइड था, उसको बेस ने आके उसकी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, ठीक, या फिर तुम ये कह सकते हो कि फिर इस एसिड ने बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। मतलब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, एसिड अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर दे, बेस अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर दे रिएक्शन होने के बाद, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ये इसकी प्रॉपर्टी, जब इन्होंने रिएक्ट किया तो ये जो बना, ये क्या हुआ, इनमें दोनों की प्रॉपर्टी है, मतलब खत्म कर दिया। ना ये एसिडिक बिहेवियर है, ना इसका जो पीएच है एसिडिक साइड जाएगा, ना ये बेस साइड जाएगा, समझ गए। तो अब देखो बनता क्या है, तो एसिड और बेस इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी को, एक बनाया सॉल्ट, एक बनाया वाटर। तो जो सॉल्ट का जो पीएच होगा ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, ठीक है। ये किस में जाएगा, ये बनाएगा न्यूट्रल, ये होगा न्यूट्रल, मतलब इसका पीएच कितना आएगा, 7 आएगा। सुनो अब देखो, जैसे कि HCl है, बहुत पढ़ते हैं हम, HCl एसिडिक है, ठीक, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसकी हम रिएक्शन अगर हम करा देते हैं, सुनो तो अब क्या बनेगा, इधर ये जो H है ये OH के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा H2O प्लस, ये जो Cl है ये Na के साथ जाएगा, ये तो सखी संगी है भाई, तो ये क्या बनाएंगे NaCl, ठीक है। तो ये बना सॉल्ट और ये बना वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो सॉल्ट बना इसका पीएच कहाँ होगा, ऑलमोस्ट 7 होगा, 7 पॉइंट भी हो सकता है, 7 होगा, 7.1 7.2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो ये हमारा एक एग्जाम्पल। चलो सर हमें HCl नहीं लेना, कोई बात नहीं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सुनो एक और देखो, सर NaOH नहीं लेना, चलो इसको बदल के देखते लेते हैं। यहाँ पे देखो अब हम ले लें क्या, CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम बताओ, प्लस क्या ले लो, HCl ले लो वापस, तो ये है बेस, ये है बेस। अब क्या बनेगा, ये बनाएगा H2O प्लस CaCl2, यहाँ पे लगा दो 2, हो गई बैलेंस, समझ गए बात। ये जो बना सॉल्ट, ये बना सॉल्ट, ठीक है, और ये है वाटर, समझ गए, ये है वाटर। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सुनो अब देखो, इसको जो पीएच है मान लो ये 1 से 3 है, ठीक है, 1 से 3 है, और जो बेस का पीएच है मान लो ये भी स्ट्रॉन्ग है तो 14 के साइड होगा, तो मान लेते हैं इसका पीएच 12 से 14 ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो पीएच 7 के करीब ही आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रलाइज, ठीक है, और पीएच बनेगा 7 इज अ न्यूट्रल क्या होता है, वाटर। बहुत अच्छे, चलो अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो देखते हैं वो क्या है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। पहले तो फॉर्मूला लिख लो, बेकिंग से बोकिंग, नहीं है कोई, नहीं है कोई, कौन नहीं है, बोकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब सुनो इसके बाद वॉशिंग सोडा, सोडा है तो Na तो है हो गई, Na2CO3, वॉशिंग कर रहे हो तो बिना पानी के करोगे क्या, 10H2O, ये हो गया किसका फॉर्मूला, ये हो गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। अब सुनो, वॉशिंग सोडा यूज होता है पहले तो हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करने में, हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करने में, टू रिड्यूस हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहला यूज हो गया वॉशिंग सोडा का। दूसरा भाई वॉशिंग सोडा का बहुत जगह यूज होता है भाई, तुम क्या करते हो, क्या क्लॉथ्स को भी वॉश करते हो वॉशिंग सोडा से, ठीक है, और भी बहुत जगह यूज होता है। ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इसका। इसको हम सोप वगैरह बनाने में, पेपर वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा 2 यूज़। अब बेकिंग सोडा पहला तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है भाई, ये कहाँ, इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, फूड, ठीक है, फूड में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा काय में होता है, केक बनाने में यूज़ होता है, ये
केक बनाने में यूज़ होता है, केक्स बनाने में और भी बहुत कुछ बनाने में वो यूज़ होता है। वो क्या करता है, बेकिंग सोडा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, पफ बनाएगा, उसका थोड़ा सा सॉफ्टनेस देगा वो। सुनो, चलो एक ये हो गया। दूसरा, बेकिंग सोडा इज अ एंटाएसिड। एंटाएसिड का अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था इनो। और हमने तो ये भी सुना है कि इनो को भी लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमारे उस साइड कभी कभी इनो को भी डालते हैं, किसमें, इडली वगैरह में भी डालते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा फूली फूली बनती है, ठीक है। तो उसका यूज़ फूड में भी होता है। तो फूड का एग्जाम्पल वो भी हो गया। लिख लेना भाई इधर इडली, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा फूड का यूज़। केक का तो हो ही गया, एंटासिड इनो में हो गया, ठीक है। ये हो गए उनके फॉर्मूले, ठीक, समझ गए बात, बहुत अच्छे। चलो ये फॉर्मूला मगर इम्पॉर्टेंट है, ये याद करके रखना। प्रिपरेशन भी पूछते हैं इनकी, तो वो भी याद करना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वॉशिंग सोडा का, ये हो गया तुम्हारा बेकिंग सोडा का, ठीक, ऑल डन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो मिल्क का पीएच है जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसका पीएच क्यों गिर जाता है। हमने बेकिंग सोडा के यूजेस देखे, हमने बोला था कि बेकिंग सोडा इडली में भी यूज़ होता है, बहुत जगह देखा हमने, फूड में भी देखा हमने, वॉशिंग सोडा के यूजेस देखे थे, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखा था कि भाई जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो होता क्या है, ठीक है। तो ये सब हमने पूरे चैप्टर नंबर आपके 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट में हमने ये पूरा फिनिश कर दिया। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम लर्नो हब। फ्री है पर बेस्ट है।